दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका ई विद्यार्थी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे हो, सब स्वस्थ हो। तो जैसे कि आप जानते हो, हम लोग आपकी इतिहास की किताब से पार्ट 1 पहले से शुरुआत कर चुके हैं उसकी। तो पार्ट 1 का हमारे पास एक विषय आ गया है, इतिहासकार और उनके स्रोत। तो चलिए जल्दी से इसको शुरुआत करते हैं, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल का। ठीक है, तो भाई इसका मैंने पिछले विषय जितने भी थे इसके शायद 2 विषय मैं करवा चुकी हूँ। आपसे गुजारिश है दोस्तों कि कभी भी आप मेरे पाठों का परिचय मत छोड़िएगा। परिचय की जो वीडियो होती है वो जरूर देखिएगा, वहीं से थोड़ा बहुत दिलचस्पी आना शुरू होती है व्यक्ति में और फिर वो पूरा का पूरा पाठ पढ़ लेता है। परिचय में काफी अच्छी तरीके से मैंने बताया है कि ये पाठ किस चीज के ऊपर निर्धारित है, जाके उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो भाई किसी भी बतौलाबाजी के बिना जल्दी से विषय को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई इतिहासकार और उनके स्रोत। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इस पाठ के अंदर इतिहासकारों की कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई है। हमारे आज के वक्त पे जो हर कक्षा ले लीजिए, 1 से लेके 12वीं तक ले लीजिए, जितनी भी किताबें हम पढ़ते हैं वो सब इतिहासकारों की वजह से ही पढ़ पा रहे हैं। उन्होंने इतिहास को खोजा है, बल्कि इतिहास जो हमारा ये विषय है, इतिहास भूगोल है, इतिहास है, ये सब उनकी वजह से ही हो पाया है। पूरा का पूरा इतिहास की जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, कहाँ पे पानीपत की लड़ाई हुई, कब हुई, किसने क्या, हमें कहाँ का क्या तर्कश मिला, अच्छा ये यहाँ पे ये सबूत मिले हैं, क्या क्या चीजें, सब कुछ आप ले सकते हैं, सब इतिहासकारों की वजह से हुआ है। और इस पाठ्यक्रम में भी हमें यही बताया है कि ये जो आप ले सकते हैं 700, ठीक है, 700 से लेकर कहां तक, 1750 तक, ये पूरी जो 1000 वर्ष की जो गतिविधियां चली है ना, इसके बीच जितनी भी चुनौतियां, परिवर्तन कुछ भी आया है, इन सब को लिखने का काम, इन सब को दस्तावेजों में भरने का काम, डालने का काम सब इन इतिहासकारों ने किया है। और अगर ये इतिहास बनाने में दे रहे हैं साथ, तो इनको काफी ज्यादा संदिग्ध रहना पड़ता था, काफी ज्यादा देख वेख के भाई सब चीजें लिखनी पड़ती थी, वरना एक भी चूक हुई तो वो एक चूक सदियों तक चलती रहेगी। क्योंकि भाई हमारी किताबें बदलती थोड़ी ना, हमारी किताबें वही रहती है। फिर जो 12वीं में आता है, समझ लिया हम कॉलेज में चले गए, दूसरा बच्चा जो 12वीं में आएगा वो भी हमारी किताब ही पढ़ेगा। ऐसे करके 24-25 साल निकल जाते हैं, वही किताब चलती रहती है। बड़ी मुश्किल से किताबें बदलती हैं हमारी, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो वही इनको काफी ज्यादा संदिग्ध रहना पड़ता था। इतिहासकार कुछ ऐसी चीजें लेते थे, कुछ ऐसी चीजें आप कह सकते हैं उनको इस्तेमाल करते थे, जिससे वो इतिहास को और भी अच्छी तरीके से समझ पाए, जिससे उनको और भी अच्छी खासी पड़ताल मिल पाए उन चीजों से। तो वही है कि उनके स्रोत होते क्या थे। ठीक है, तो अतीत के बारे में जानने के लिए इतिहासकार विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते थे। अगर उन्हें किसी भी अतीत की बातों को पता करना था, इतिहास की बातों को पता करना था, तो उनको क्या करना पड़ता था, कुछ ऐसे स्रोत इस्तेमाल करने पड़ते थे। ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में एविडेंस बोलते हैं। कई इतिहासकार अभी भी जानकारी के लिए सिक्कों, शिलालेखों, वास्तुकला और पाठ्याभिलेखों पर भरोसा करते हैं। आज के वक्त पे देखा जाए तो सिक्के विक्के सब तो कोई देखता ही नहीं है, मनुस्क्रिप्ट ये सब कोई नहीं देखता है। ठीक है, पांडुलिपियां, मनुस्क्रिप्ट को पांडुलिपि बोलते हैं और हस्तलेखिका भी बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा दस्तावेज या फिर कोई भी ऐसा कागज जिसमें हाथ से लिखा गया या हाथ से बनावटी करी गई है, तो उसे हस्तलिपि या मनुस्क्रिप्ट बोला जाएगा। ठीक है, तो आजकल के वक्त में तो भाई सिक्के विक्के सब भाई जमा वमा जरूर करते हैं। मुझे खुद सिक्कों का बहुत शौक है, बहुत लोगों को स्टैम्प कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है। कुछ लोग कोई कलेक्ट कर, कुछ लेते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। ठीक है, पहले बड़ा चलता था दोस्तों बॉटल कैप, जो ऊपर का जो ढक्कन नहीं होता, हम कुछ भी कोको कोला पी रहे, लिम्का पी रहे, ऊपर का जो ढक्कन है उसको जमा करके रखना है। ठीक है, वो एक वक्त पे काफी ज्यादा महंगा बिकेगा, क्योंकि वो बोतल कांच की तो आनी बंद हो गई है। तो सच में आज के वक्त पे बहुत सारी जो ढक्कन होती है कोको कोला इन सब का, वो काफी ज्यादा दाम में बिकती है। तो भाई ये सब चीजें ना आज के वक्त पे बस लोग जमा करके इकट्ठा करके म्यूजियम में बेच देते हैं, रख देते हैं। लेकिन इतिहासकार, ऐसे भी बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनको अगर अतीत में
कुछ भी जांच पड़ताल करनी होती थी तो वो कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते थे, ना कि लिखावटी चीजों का। आजकल के लोग तो लिखी हुई बातें पढ़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो अतीत को जान गए हैं, ठीक है। तो भाई वो सिक्कों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। शिलालेख होते नहीं है, पत्थरों पे लिखी हुई चीजें, उनका इस्तेमाल करते थे। वास्तुकला का इस्तेमाल करते थे और पाठ्य अभिलेख, कुछ भी ऐसे पाठ, ऐसे कुछ लिखा हुआ चीज, उसको देखकर फिर उसको समझकर अच्छी तरीके से कि अच्छा ये सिक्का इस तरीके से दिखता था, ये सिक्का तो तांबे का लग रहा है, चांदी का लग रहा है, अच्छा सिक्के पे ये मोहर लगी हुई है, सिक्के पे इसकी शक्ल बनी हुई है। ये सब चीजें आपको चीजों से तो, वस्तुओं से तो पता चल पाएगा ना। वस्तुएं बहुत अच्छी जानकारी देती हैं, तो यही उनके स्रोत हैं जिससे वो अतीत का पता करते हैं, ठीक है। पाठ्य अभिलेखों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। उन्होंने धीरे धीरे अन्य प्रकार की उपलब्ध सूचनाओं को विस्थापित किया। कागज धीरे धीरे सस्ता होता गया और अधिक व्यापक रूप में उपलब्ध हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें मैंने आपको बताई, सिक्के, शिलालेखा और कुछ भी हो गया, हस्तलेखिका, ये सब चीजें पढ़ के वो लोग पता करते थे, वस्तुओं को देखकर पता करते थे कि अच्छा ये उस वक्त का पत्थर है, देखिए किस तरीके का पत्थर है, इसमें क्या क्या चूना बट्टी क्या लगा रखी है, उस वक्त पे कैसा चूना यूज होता था, उस वक्त पे क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती थी। तो ऐसी ऐसी चीजें देखकर वो अतीत का पता लगाते थे। लेकिन आज के वक्त पे वो चीजें कहीं घूम सी गई हैं। आज के वक्त पे लोग लिखी हुई चीजों पे ज्यादा यकीन कर लेते हैं। वो पहले ही देखते हैं कि भाई किताबें, चलो किताब पढ़ लो, एक पानीपत की लड़ाई पे किताब पढ़ लो, बस हमें पता चल गया कि पानीपत की लड़ाई में क्या हुआ था। लेकिन कभी आप पानीपत की शत्रु भूमि में जाके देखिए, वहां जाके उसका मिट्टी का रंग पता करिए, पानीपत मतलब थोड़ा वहां पे खुदाई करने की कोशिश करिए, तो भाई ये सब इतिहासकार ही कर पाते हैं। और यही है स्रोत इनके, ठीक है। अब फिर से हम इन स्रोतों की बात करेंगे। वो जो पांडुलिपियां होती है उनको देख के पता करते थे कि अरे इस तरीके का कागज होता था, देखिए कागज किसी और चीज से बना हुआ है, कागज में पीलापन आ रखा है, खुरदुरा है, मतलब किसी और चीज से बना हुआ है। आज के वक्त से वहां के वक्त तक काफी ज्यादा इसमें अंतर है। तो ऐसे करके पता करते थे, अरे ये इमारतें कौन से चूना बट्टी से बनी है, कौन से पत्थर से बनी है, ठीक है। और फिर ऐसे देखते थे कि ये शिलालेखाएं कैसे बनी हुई है, इसमें कौन कौन सी बनावटी हो रखी है, क्या क्या चीजें इसमें कलाकृतियां दे रखी हैं। तो ऐसे करके वो पता करते थे अतीत में क्या क्या चीजें पहले रहती थी। सिक्कों को देखते थे, देखिए इस पे तो इसका मोहर लगी हुई है, देखिए कोनों में ऐसा कलाकृति कर रखी है, इस इंसान की शक्ल है, इसकी मोहर लगी हुई है, मतलब समझ लीजिए यहाँ पे सिख राजा की वो लगी हुई है। तो पता लगा लेते थे कि अच्छा 17वीं शताब्दी में सिक्के आए थे सिक्कों के। तो कुछ इस तरीके से वो लोग इन स्रोतों को इस्तेमाल करके अतीत का पता लगाते थे, ठीक है। लोग इसका उपयोग पवित्र ग्रंथों, शासकों के इतिहास, सत्ता के पत्र और शिक्षाओं, याचिकाओं और न्यायिक अभिलेखों, खातों और करों के रजिस्टरों को लिखने के लिए करते थे। यहाँ किसकी बात हो रही है दोस्तों? बात हो रही है कागज की। उस वक्त पे कागज में 700, देखिए हमें हमेशा याद रखना है कि हम कितने हजार वर्ष, कहां से कहां तक के हजार वर्ष की बात कर रहे हैं। 700 से लेकर 750 तक, ठीक है, 700 से लेकर 750 तक की बात कर रहे हैं हम लोग। और इतने वक्त तक हम ऐसे कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी तक तो कागज आ भी गया था। तो कागज काफी सस्ता भी हो गया था और इसे हर जगह इस्तेमाल करा जा रहा था। जैसे कि इसे इस्तेमाल करा जा रहा था शासकों द्वारा। शासकों जो वहां के राजा होते थे, उन्हें कभी कभार इतिहास में खुद को नामचीन प्रकट करने के लिए या फिर खुद को ये बताने के लिए कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ऐसे रहता था, मेरा ये जीवन काल चलता था। तो वो क्या करते थे, बड़े बड़े दिग्गज होते हैं ना, बड़े बड़े लोग जो किताबें ग्रंथों लिखते हैं, उनसे वो अपनी बातें लिखवाया करते थे, ठीक है। तो ये कागज शासकों द्वारा भी लिखा गया है। उसके बाद संतों के पत्र भी बनते थे। संत जो होते थे, महासंत, वो लोग अपने संस्कृत चीजें, मंत्र, मूल, ये सब लिखा करते थे, ठीक है। पत्थरों पे गढ़ना काफी मुश्किल होता था, तो कागज में ये सब होता था। शिक्षाओं द्वारा इस्तेमाल होता था, शिक्षा के लिए लोग, बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, इसके लिए इस्तेमाल होने लग गया था। याचिका और अदालत का जो काम वाम होता है, अदालत में भी तो कितने सारे पत्र लेख चाहिए होते हैं, वहां कागज इस्तेमाल होता था। खातों में, रजिस्टरों में, कोई भी महत्वपूर्ण चीज को नोट करने के लिए भाई कागज बहुत ज्यादा माननीय उस वक्त पे हो गया था,
तो आप देख रहे हैं ना, ये सिक्के, ये हस्तलिपि तो है, सिक्के ले लीजिए, और ये शिलालेख है जो पत्थर के होते हैं, इसको ले लीजिए, इमारतें ले लीजिए। आजकल इन सबको कोई भी देखता भी नहीं है, इतिहासकार इसको ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ किताबें हो गई, लिखे हुई चीजें हो गई, पत्र में, कागज में लिखी हुई चीजें, नोट करी हुई चीजें होगी, वो ज्यादा लिखना या पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो धनी लोगों, शासकों, मठों और मंदिरों द्वारा पांडुलिपियां एकत्रित की जाती थी। तो भाई ये पांडुलिपियां क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मनुस्क्रिप्ट को पांडुलिपि कहते हैं दोस्तों। और मनुस्क्रिप्ट क्या है, पांडुलिपि क्या है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। कोई ऐसा कागज, कोई ऐसा पत्र या कागज जिसके अंदर जो लिखाई है वो किसी छापा हुई मशीन द्वारा नहीं करी गई है, वो किसी पत्थर द्वारा नहीं करी गई है, वो लिखावटी है, यानी कि हस्तलिखित है, यानी कि किसी इंसान ने उसको बैठ के लिखा है, उसको बोला जाता है हस्तलिखित या पांडुलिपि। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई अच्छे से, वरना एक दो नंबर में आ जाएगा या आपका प्रश्न की हस्तलिखित या पांडुलिपि क्या होता है। ठीक है, तो भाई पांडुलिपियां ऐसा नहीं कि सबके पास आप रख सकते हैं भाई, पांडुलिपि में बहुत सारा महत्वपूर्ण भाई जानकारी होती है, तो वो हर किसी के पास तो नहीं जाएगा, तो वो कुछ चुनिंदा लोगों के घरों में, ये चुनिंदा लोगों के पास रहता था। पहले तो होते थे राजा रजवाड़े, जो बहुत अच्छी नामचीन होते थे, धनी लोग होते थे, राजा हो गए, धनी हो गए, ये देखिए शासक। और मठों में और मंदिरों में भी रखा जाता था, क्योंकि मठ और मंदिर से ज्यादा सुरक्षित स्थान और पवित्र स्थान कोई हो ही नहीं सकता। मंदिर आप जानते हैं मंदिर क्या होते हैं, सब जाते हैं मंदिर, है ना। तो भाई मठ क्या बताया गया है यहाँ पे, आपने अगर आप कभी भी तिब्बत वाली जगह पे जाएंगे, तिब्बत हमारा जो भारत का तिब्बतन जो क्षेत्र है, वहां पे आपने मोनास्ट्री सुना होगा, मोनास्ट्री जहाँ पे जो बुद्धा मॉन्क होते हैं वो लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, ऐसे उसको घुमा रहे होते हैं, मुझे पता नहीं है वो, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होता है। ठीक है, और प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, शांति में रहते हैं, तो वो मठ होता है, जहाँ पे वो रह रहे होते हैं और प्रार्थना कर रहे होते हैं, उसको मठ बोलते हैं, यानी कि मोनास्ट्री। ठीक है, तो इन जगहों पे पांडुलिपियां रखी जाती थी। ठीक है, पांडुलिपि भी वैसे एक हस्तलिखित चीज ही है, उसको भी कागज मतलब लिखा गया है। ठीक है, तो उन्हें पुस्तकालय और अभिलेखागारों में भी रखा गया। अब भाई अगर आपको एक पांडुलिपि देखनी है तो भाई आप किसी शासक के पास तो आज के वक्त पे नहीं जाओगे भाई, 21वीं शताब्दी 22वीं शताब्दी में कौन जाएगा, आज के वक्त पे तो ये मठ मंदिरों में अब मिलता भी नहीं होगा वो सब। लेकिन हमारा जो राज्य है काफी ज्यादा आगे अवगत कर गया है, अब जानते हैं कितना ज्यादा आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो आज के वक्त में अगर आपको पांडुलिपियां देखनी है तो आप जा सकते हैं भाई अभिलेखागारों में और पुस्तकालय में। पुस्तकालय आप जानते हैं दोस्तों, लाइब्रेरी को पुस्तकालय बोलते हैं। आपके विद्यालय में भी होगा और बहुत कम बच्चे वहां जाते होंगे, मुझे पता है, सब खेलने कूदने जाते हैं। ठीक है, खेलना कूदना पहले है। ठीक है, तो भाई पुस्तकालय में जाकर बहुत विभिन्न प्रकार की हम पुस्तकें पढ़ते हैं, तो वहां भी आपको पांडुलिपियां मिल सकती हैं। लेकिन शायद विद्यालय के पुस्तकालयों में पांडुलिपियां नहीं दे सकते, इजाजत नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पुरानी होती हैं और बहुत ज्यादा नाजुक होती हैं, जो फट सकती हैं। ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े नेशनल लाइब्रेरी ले लीजिए हमारे इंडिया का, उधर होती हैं। ठीक है, और अभिलेखागार क्या होते हैं, अभिलेखागार वो जगह होती है जहां पे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रखा जाता है, और आप वहां पे बिना दस्तखत के और बिना सामने कोई पेपर रखे कि भाई मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे इसने भेजा है, प्रेस से आया हूँ, मुझे कोई जानकारी लेनी है या किताब लिख रहा हूँ, ऐसा कोई आपको सामने प्रमाण देना पड़ेगा, आप तभी अभिलेखागारों में घुस पाओगे। अभिलेखागारों में अंग्रेजी में इसको आर्काइव्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, ये पांडुलिपियां और दस्तावेज इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग करना भी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है भाई, क्योंकि ये जो पांडुलिपियां होती हैं ये बहुत सदियों से, हजार 2,000 साल पहले से हैं, तो ये इनको संभाल के रखना बड़ा मुश्किल होता है। जिससे एक बार फट गया उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो भाई बहुत ज्यादा कागज उस वक्त का बहुत ज्यादा मुलायम और नाजुक होता था, तो अगर फट गया तो समझ लीजिए एक इतिहास का पन्ना हमसे
फट गया और वो कभी वापस नहीं आएगा, ना ही वो इंसान वापस आएगा जिसने लिखा था। ठीक है, तो भाई ये हर कोई नहीं रख सकता है, लेकिन हाँ, इन दस्तावेजों को पढ़ के इतिहासकारों को काफी ज्यादा जानकारी प्रदान होती है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन लोग पांडुलिपियां रख सकते हैं, ये सब रख सकते हैं। शासक, मठ, मठ देख लीजिए, हम कुछ इस तरीके से मठ दिखता है, इसको मोनास्ट्री कहते हैं, और मंदिर, और जो धनी लोग होते हैं वो लोग रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस सदी में, आज के मॉडर्न स्टेट में अगर आपको देखना है तो आप दो जगह जा सकते हैं। एक है भाई हमारा अभिलेखागार, देखिए यहाँ पे मैंने नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का ही एक लगाया है तस्वीर, और एक है ये पुस्तकालय। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं प्रिंटिंग प्रेस, ये जिसको छापा प्रेस भी बोलते हैं, मतलब छापने वाली जगह। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस नदारद थी, इसलिए लिपिक हाथ से ही उसकी नकल करते थे। उस वक्त पे, उस काल में प्रिंटिंग प्रेस नामक चीज थी ही नहीं, प्रिंटिंग प्रेस उस वक्त पे इजाद नहीं हुई थी, इसलिए इंसान ही प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रहा था। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस किस लिए होती है दोस्तों? एक कागज के बहुत सारे प्रिंट, यानी कि बहुत सारे उसकी अलग अलग नकल बना देने के लिए प्रिंटिंग प्रेस का इजाद हुआ था, लेकिन उस वक्त पे नहीं था, तो इंसानों को ही प्रिंटर बनना पड़ता था। तो वो क्या करते थे भाई, मैं बता भी नहीं सकती, इतना कठिन काम होता था। ऐसे करके मतलब मैं आपको लिख दूं, मैं ऐसे करके लिख दूं, ऐसे करके कुछ भी राइटिंग लिख दूं, उन लोगों को इतने साफ सुथरे तरीके से उनको उसको नकल करके उतारना पड़ता था पत्रों में या फिर कागज में, कि मैं क्या बताऊं। तो बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता था, और ये जो काम करते थे इनको लिपिक बोला जाता था। लिपिक यानी कि कॉपी करने वाले, छापा मारने वाले। ठीक है भाई, तो जैसे कि एक उदाहरण भी देना चाहूंगी आप लोगों को दोस्तों। मेरे साथ भी बहुत होता था, जब वैसे यार नहीं हुआ है कभी, मैं अपना होमवर्क हमेशा कर लेती थी और बाकी लोग मेरी कॉपी करते थे, लेकिन उन्हें कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मेरी जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरी थी, बिल्कुल दूर दूर करके लिखती थी, तो उन्हें समझ आता था। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम इतनी ऐसे से करके कर्सिव में लिखते हैं, भाई उनका कुछ समझ नहीं आता। राइटिंग तो बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन कर्सिव में लिखते हैं ना, समझ नहीं आता। तो एक बार आपके दोस्त ने ऐसे कॉपी मांगी, उसने नकल करी, जरूर उसकी कॉपी को एक बार देखिएगा भाई, उसने कहीं ना कहीं एक दो शब्द इधर उधर कर ही डाले होंगे, उसने कोई ना कोई गलती करी होगी, उसने कोई ना कोई शब्द गलत लिख दिया होगा, उसने आपसे पूछा भी नहीं होगा और टेप दिया होगा और जाके मैम से चेक करवा दिया होगा। तो ऐसा होता है। तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके का भाई मामला फिट था कि अगर कोई भी लिपिक यहाँ पे कर रहा है, उसकी नकल कर रहा है, तो ऐसा होना निश्चित है कि वो कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। या तो एक शब्द उधर लिख देता है, एक शब्द इधर लिख देता है, थोड़ी जगह बचाने के लिए हम करते हैं ना, इधर लिख देते हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो दस्तावेज पूरी बदल गई ना। तो भाई ऐसा ही होता था इतिहासकारों को, जो बहुत ज्यादा मूल रूपी दस्तावेज होता था, बिल्कुल ठोस वाली, जो सबसे पहली वाली बनती थी, जिसको हम ओरिजिनल कहते हैं, वो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था। ठीक है, जैसे कि शास्त्रों ने पांडुलिपियों की नकल की, वैसे कभी कभी कुछ गलतियां करते हैं, शब्द है इधर उधर हो जाने की वजह से वो गलती कहीं सालों तक चलती रहती है। वही सही बात है, मतलब इनका ये मामला बैठता है ना, मतलब हमारा होमवर्क तो यार वो इतिहास में दर्ज नहीं करा जाएगा, इनका ये मामला फिट बैठता है कि मतलब ये लोग एक गलती करेंगे और वो इतिहास में दोहराती चली जाएगी। कभी कभी हमें लगता है कि भाई हम जो किताबों में पढ़ते हैं, जो वो शायद कुछ और होता होगा और हम कुछ और पढ़ रहे हैं, क्योंकि शायद एक ना एक गलती अलग से हमारी बुक किताबों में भी आई जा रही है, वो भी बड़े लंबे काल तक चल रही होगी। आपने देखा होगा कि कभी कभार आप किताब खोलते हैं, कभी कभार एक दो शब्द ऐसे होते हैं जो गलत स्पेलिंग में लिखे होते हैं, और आप कहते हो क्या बुक है स्पेलिंग में गलत है। तो भाई वो क्या है ना, वो प्रिंट हो गया है, अब वो चलता रहेगा 25-26 साल, ऐसे ही चलता रहेगा। इनका भी ऐसे ही होता था, एक दो शब्द उधर इधर और चलता ही रहेगा, वो एक बार हो गया तो। ठीक है, कई पांडुलिपियों में गलतियों के कारण और अन्य लेखकों द्वारा भी इसकी नकल की गई थी। अन्य लेखक, और बहुत सारे लेखक इसकी नकल करते थे, बहुत सारे लिपिक रखे गए थे। इतिहासकारों के लिए मूल पांडुलिपि खोजना मुश्किल था। ठीक है, मूल पांडुलिपि खोजना काफी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इतनी सारी पांडुलिपियों की नकल कर दी जाती थी
जिससे जो ठोस वाला ओरिजिनल वाला है उसको ढूंढने में भाई काफी ज्यादा मुश्किल होती थी। और अगर इतिहासकार ने कोई मतलब इतिहासकार तो वही पढ़ेगा ना जो वो लोग लिख कर गए हैं, और समझ लीजिए एक इंसान ने कुछ लिखा, उसने उसकी नकल करके गलत लिख दिया, वो इतिहासकार ने पढ़ लिया और उसके बाद वो वही डाल देगा। लेकिन भाई समझ रहे ना, अब एक गलती कितने टाइम तक चलती रहती, कितने काल तक चलती ही रहती है। तो भाई ऐसे ही होता था पहले के वक्त में, इतिहासकारों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी और उस वक्त पे प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था, तो लोगों द्वारा हस्तलिखित चीजें बनती थी और उसमें काफी गलतियां निकल जाती थी जो लंबे लंबे कालों तक चलती थी। तो ये हमारा भाई छोटा सा विषय था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो ये हमारा इसके बाद वाला विषय है कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, ये हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तो भाई जल्दी से आ जाइए दूसरी वीडियो में, अपना ध्यान जरूर रखिएगा और टेक केयर, बाय बाय।